अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर पीएसएल स्पेशल डिस्कशन। नॉकआउट मैच आपने कल का देखा होगा। लाहौर कलंदर्स ने 3-3 शिकार कर दिए कंसेक्टिवली। पहले पेशावर ज़ल्मी को हराया, उसके बाद कराची किंग्स को हराया और कल इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि अनडिफीटेड टीम नजर आ रही थी उसको भी हरा दिया और हराने के बाद बाहर निकाल खड़ा किया। लाहौर कलंदर की टीम एक मेहनती टीम बन के सामने उभरी है और अपना प्लेसमेंट इस वक्त मार्क कर रही है। कजाफी स्टेडियम लाहौर में लाहौर कलंदर्स की ही कल गूंज थी। इस्लामाबाद यूनाइटेड को बहुत ही बुरे तरीके से हराया और ऐसा हराया ऐसा लग रहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम खेलने आई ही नहीं है, क्योंकि वन साइडेड मैच लग रहा था। 202 का टारगेट दिया लाहौर कलंदर्स ने और 107 पर ही पूरी टीम 15 ओवर्स में ढेर हो गई और यूं 95 रन की बढ़तरी हासिल हुई लाहौर कलंदर्स को कल के मैच में। और कंसेक्टिवली पहले ये बात की जा रही थी कि जो परसों मैच हुआ लाहौर कलंदर्स का उसमें मिसफील्डिंग हो रही थी जब कराची किंग्स के साथ मैच था और ये भी कहा जा रहा था कि प्रेशर ले रही है, लेकिन कल जो लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस थी उसकी सभी दाद दे रहे हैं और तारीफें कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ओपनर डाउन हो गया, फ़खर जब चला गया, अब्दुल्ला शफीक ने अच्छा स्कोर नहीं किया तो उसका बाकी बैटर्स ने प्रेशर नहीं लिया। और यही की नोट्स होते हैं जो किसी भी टीम को उभरने में मददगार साबित होते हैं और यही वजह थी कि कुशाल परेरा अच्छा खेल के गए। मोहम्मद नईम जो थे कल बहुत ज़्यादा आउटशाइन कर रहे थे। इसके अलावा सलमान मिर्ज़ा जो है मैन ऑफ द मैच करार पाए और उन्होंने अपना मैन ऑफ द मैच का डेडिकेशन समीन राना को दिया। पता चल रहा था कि लाहौर जो है एक टीम बनकर खेल रही है और यही वो वजह है जो उसको फाइनल में इस वक्त बढ़तरी दिला पा रही है। अब देखते हैं कि कोयटा और लाहौर में से किसके नाम होगी पीएसएल की जीत। और इस्लामाबाद यूनाइटेड तो कल हार गई और पीएसएल का टाइटल लेने में नाकाम रह गई। डिफाई चैंपियंस इस्लामाबाद यूनाइटेड पीएसएल से आउट। कलंदर्स के दूसरे क्वालिफायर में जीत की धमाल, फाइनल का टिकट भी कटवा लिया। लाहौर कलंदर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेटों के नुकसान पर 202 रन बनाए। कुशाल परेरा 61, मोहम्मद नईम 50, अब्दुल्ला शफीक 25 रन बनाकर नुमाया रहे। यूनाइटेड की जानिब से टाइमर मिल्स ने 3, सलमान रशाद ने 2, अमाद वसीम और जैमी नेशम ने एक विकेट हासिल की। हदफ के ताक़ुब में कलंदर्स की तबाहकुन बॉलिंग के बायस इस्लामाबाद 107 रन पर ही ढेर हो गई। साबिका चैंपियंस की जानिब से सलमान अली आगा 33 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। कलंदर्स की जानिब से सलमान मिर्जा, रिशाद हुसैन, शाहीन शाह अफरीदी ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। शानदार जीत के साथ लाहौर कलंदर्स ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पीएसएल के 10वीं एडिशन का फाइनल कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स के माबैन इतवार की रोज कजाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट वसी शाह भी मौजूद हैं। वसी, आपको वेलकम कहते हैं हमारी ट्रांसमिशन में। कल का मैच यकीनन आपने देखा होगा और किस तरह से लाहौर कलंदर ने इस मैच को वन साइडेड मैच बना दिया, जबकि इस्लामाबाद की टीम कंसेक्टिवली 6 मैचेस जीती और उसके बाद जो है डगमगाती हुई दिखाई दी। क्या वाकई लाहौर की पिच उनको सूट नहीं की? क्यों क्रम्बल कर गई इस्लामाबाद यूनाइटेड? आपको क्या लगता है? देखिए, लाहौर कलंदर्स को सबसे पहला तो जो एडवांटेज हुआ है वो उनका होम ग्राउंड है, तो सबसे ज्यादा मैचेस लाहौर कलंदर्स लाहौर के अंदर खेली है। और उसके अलावा जो है ज्यादा जो फुकदान नजर आया मुझे वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो प्लानिंग थी उसका नजर आया। क्योंकि कल आप देखें कि जिस तरह बॉलिंग में इमाद वसीम ने 3 ओवर्स किए, 16 रन दिए, उन्हें चौथा ओवर नहीं करवाया गया। जेमी नीशम ने 1 ओवर किया, 7 रन दिए, उन्हें उसके बाद बॉलिंग नहीं करवाई गई। और उसके बरक्स सलमान अली आगा ने 2 ओवर करवाए और 14 रन दिए। फिर जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम पिछले कुछ 2-3 मैचेस में इस्लामाबाद यूनाइटेड को फेस करना पड़ा है वो नसीम शाह की बॉलिंग है। उन्होंने अपने पिछले 2 मैचेस में 8 ओवर्स में 102 रन दिए और कोई विकेट भी नहीं ली। तो जब आपके अटैक बॉलर जो मेन बॉलर हैं वो जब विकेट लेने में कामयाब नहीं होते और पावर प्ले में आपको रन देते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कप्तान के लिए हो जाती है। क्योंकि जब आप टॉप से विकेट्स ले लेते हैं, जिस तरह लाहौर कलंदर ने कल किया कि शाहीन शाह अफरीदी, सलमान मिर्जा, उन दोनों ने ऊपर से ही 3 आउट कर दिए 14 रन पे इस्लामाबाद यूनाइटेड के। तो जब इस तरह हो जाता है तो फिर बॉलिंग टीम को मिडिल ओवर्स में बॉलिंग बड़ी आसानी हो जाती है। कप्तान को बहुत इजीली बॉलर्स रोटेट करने का मौका मिल जाता है और प्रेशर पुट करने का मौका मिल जाता है। यहाँ पे तारीफ करूंगा शाहीन शाह अफरीदी की, जिस तरह उन पे तनकीद भी की जा रही थी कि उनसे बॉलिंग उस तरह नहीं हो रही। एक मैच में उन्होंने पेनल्टीमेट ओवर में उन्होंने 20-22 रन भी दे दिए थे, लेकिन वंस अ चैंपियन इज ऑलवेज अ चैंपियन। तो उन्होंने कल शो किया बड़े मैच में, बड़े
उसमें उन्होंने शो किया कि वो किस तरह के वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं और उनको देखा देखी फिर सलमान मिर्जा जो इमर्जिंग प्लेयर हैं उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की और उन्होंने मैन ऑफ द मैच के अवार्ड ले उड़े। लेकिन उससे पहले जो मोहम्मद नईम और फिर राजा पक्सा की जो इनिंग्स थी वो बड़ी क्रूशल थी और लाहौर को शुरू से एक प्रॉब्लम ये फेस करना पड़ता था कि फखर जमान जिस मैच में नहीं चलते थे तो लाहौर कलंदर की टीम बैठ जाती थी। लेकिन कल इस तरह हुआ कि फखर जमान उतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सके। तो वैसे इसमें रोल किसका ज्यादा था? फखर आउट हो गए, अब्दुल्ला आउट हो गए, लेकिन बैटर्स ने प्रेशर नहीं लिया, तो क्या एक कैप्टनसी को क्रेडिट जाता है या बाकी प्लेयर्स का मोराल इतना हाई था परसों के मैच की वजह से? देखिए मोमेंटम तो क्रिकेट में बहुत मैटर करता है और मैंने जिस तरह पहले भी कहा कि लाहौर कलंदर्स अपने 5-6 मैचेस वहां पे खेल चुकी थी और फिर जब आप मैच खेल के आ रहे हो तो जस्ट बिफोर मतलब 24 घंटे पहले आपने मैच खेला हो और फिर उसके बाद अगला ही मैच हो तो आपके प्लेयर्स जो हैं वो एक कॉन्फिडेंस भी होता है। आप अब जब जीत के आ रहे होते हैं तो आप में कॉन्फिडेंस होता है। तो बैटिंग में तो कप्तानी का इतना अमल दखल नहीं होता, लेकिन नहीं जिस तरह वो इमर्जिंग प्लेयर हैं इतना बड़ा स्टेज था उनके लिए, जिस तरह उन्होंने बैटिंग की वो रियली कमेंडेबल। लेकिन उसके बाद मिडिल ऑर्डर में जब बानुका राजापक्से आए और उन्होंने जो इनिंग्स खेली उससे इम्पैक्ट पड़ा पूरी मैच के ऊपर और जहां पे रन्स कम होने थे उनकी उससे ज्यादा हो गए और जब 200 रन प्लस एक नॉकआउट मैच में बोर्ड पे सज जाता है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है ऑपोजिशन टीम के लिए। वैसे किरण खान भी हमें ज्वाइन कर चुकी है, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। किरण, आपको वेलकम कहते हैं। कल के मैच के हवाले से डिस्कशन कर रहे हैं। इस्लामाबाद की टीम जो है कंसिस्टेंसी के साथ अच्छा परफॉर्म करती आ रही थी, क्या वजह बनी अचानक से क्रम्बल कर गई, अचानक से मैदान में ढेर हो गई? क्या वाकई जैसे शादाब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि हमें कजाफी स्टेडियम की पिच का अंदाजा नहीं था इसलिए हम सबके सब मैचेस कजाफी में ही हारे हैं, क्या यही वजह है? पिच के ऊपर सिर्फ और सिर्फ रिलाई करना ये बात नहीं होती कि आप मैच पिच दूसरी टीम जो है वो भी उसी पिच के ऊपर खेल रही थी जो जीती थी, तो लेकिन इसमें बहुत सारी आपकी अपनी गलतियां भी होती हैं जिसकी वजह से टीम जो हारती है। और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम वो टीम थी जो बहुत अच्छा पीएसएल में थ्रू आउट खेलता हुआ आ रही थी और जब दोबारा से मैचेस का आगाज हुआ तो वो पहले क्योंकि उससे पहले जीत रही थी, फिर बीच में 3-4 मैच कंसेक्टिवली हारी, उसके बाद दोबारा से उसने मोमेंटम पकड़ा और उसने पीएसएल के फाइनल राउंड में जगह बनाई। लेकिन उसके बाद अनफॉर्चुनेटली जब उसके पास उसको 2 मौके मिले और उस दोनों में उसको वो कामयाब नहीं बना सकी और लाहौर के हाथों उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा। हर टीम की कोशिश होती है कि वो फाइनल में जगह बनाए, लेकिन जहाँ पे हमें लाहौर की टीम को भी क्रेडिट देना होगा कि पहले जैसे उसने कराची को हराया और उसके बाद फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि डिफेंडिंग चैंपियन भी थी लास्ट ईयर की, उसको उसने इसमें शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई। तो जहाँ पे शाहीन शाह अफरीदी को भी क्रेडिट देना चाहिए जिस तरह से उन्होंने कैप्टेंसी की और कल के मैच में खासकर वो परफॉर्मेंस दी, तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा था। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम के लिहाज से अगर देखा जाए तो चेस करने में जो कराची के अगेंस्ट भी वो चेस नहीं कर पाए और कल के मैच में भी वो चेस करते हुए बैक टू बैक जब उनकी विकेट गिरी, ओपनर जो है नहीं खड़े हुए, ओपनर्स अगर मिस्टेक कर जाते थोड़ा सा तो शायद टीम की और कंडीशन होती, लेकिन क्योंकि अर्ली विकेट जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने गंवा दी थी तो उसका मार्जिन बहुत कम हो गया था उसके बाद खड़े होना और कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं था जो कि पिच में ज्यादा देर खड़ा हो और स्कोर बना सके, जिसकी वजह से यही मुझे लगता है कि मेन शिकस्त की वजह भी इस्लामाबाद यूनाइटेड की और उसके साथ साथ पिच का एलिमेंट होता है, क्राउड का एलिमेंट भी होता है। जहाँ पे होम ग्राउंड था, होम क्राउड था तो जहाँ पे काफी ज्यादा मैचेस क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने खेले हुए तो जहाँ की पिच का उनको बहुत अच्छे से अंदाजा हो गया था, लेकिन फाइनल राउंड लाहौर के अंदर उस पिच का उस तरीके से वो शायद अंदाजा नहीं कर पाए। लेकिन जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस चीज को कहना कि जी पिच की वजह से हम हारे तो ये नहीं होता, बल्कि आपने फील्डिंग में बहुत सारी जो है वो चीजें क्लैप की हैं, गलतियां की हैं, कोताहियां, जिसकी वजह से आपकी टीम को जो रिजल्ट है वो सामने है। और फिर आपके ओपनर्स ने कल बहुत बुरा किया। ओवरऑल अगर देखेंगे तो रन कोई भी ओपनर डबल फिगर में भी नहीं आ पाया इस्लामाबाद का कल। मोस्टली जो प्लेयर्स थे वो डबल फिगर भी अचीव नहीं कर पाए।
अगर ये कह रहे हैं कि स्कोर इतना ज्यादा नहीं था, अगर थ्रू आउट पीएसएल को देखा जाए तो 200 प्लस मैचेस ही गए हैं और इस्लामाबाद की यूनाइटेड ने बनाए भी हैं और चेस भी किए हैं, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि स्कोर भी बहुत ज्यादा था जिसकी वजह से अंडर प्रेशर आ गए। ठीक है, चेस करते हुए आपके ऊपर थोड़ा सा होता है, लेकिन आपने स्टे करना होता है, एक गेम पहले बनानी होती है 6 ओवर्स में देखने के बाद, उसके बाद आप देखते हैं उसके बाद आपकी टीम मोमेंटम पकड़ती है और फिर आप बड़े शॉट्स की जानिब जाते हैं, खेलते हैं। लेकिन इस्लामाबाद ने कल शुरू में ही ये चीज करने की कोशिश की और अर्ली विकेट्स उसकी, क्योंकि 6 ओवर्स के अंदर 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हुए थे। इसके बाद फिर उनके लिए इस प्रेशर को हैंडल करना एक बड़ा मैच था, फिर ऑब्वियसली उस चीज को वो हैंडल नहीं कर पाए और यही वजह मुझे लगता है कि उनकी शिकस्त की वजह भी बनी। जी ठीक है, अहम मैच कल था लाहौर कलंदर्स का इस वक्त, और सलमान जो है इस अहम मैच में मर्द मैदान ठहरे। 16 रन्स देकर इस्लामाबाद यूनाइटेड के 3 अहम खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया। बस ये मैच से हटकर एक मेरा सवाल है आपसे, अभी स्क्वाड अनाउंस किया गया है, 16 मेंबर्स हैं, बांग्लादेश के खिलाफ जो T20 होने जा रहा है, और 3 साबिका कैप्टन बाबर, शाहीन और रिजवान के नाम शामिल नहीं है, तो क्या है जस्टिफाइड है उनका नाम ना होना अगर वो वनडे में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे और T20 से उनके नाम खारिज कर दिए गए? सबसे पहले तो एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जिस तरह ओपनर्स पे बात हो रही है अभी के इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो ओपनर्स हैं, तो ओपनर तो वो थे ही नहीं। मोहम्मद शहजाद इससे पहले कभी उन्होंने पीएसएल में ओपन किया ही नहीं। फिर हैदर अली को 8वें नंबर पे भेजा गया, हालांकि वो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है, तो वो बहुत लेट उनको भेजा गया। तो ये तो प्लानिंग की फुकदान ज्यादा मुझे लगा कल मैच में किसी और चीज से भी, क्योंकि आप अप्लाई शाहीन अफरीदी इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर, तो उसके सामने आप अगर एक यंगस्टर को एक्सपोज कर देंगे तो रिजल्ट वही होगा जो आपके सामने था। और बिल्कुल, तो ये समझ नहीं आ रही कि जो पिछले न्यूजीलैंड सीरीज में अब्दुल समद थे और इसके अलावा 1-2 प्लेयर्स और थे, उनको निकाला क्यों गया है। मतलब आप अगर प्लेयर्स को चांस देना चाहते हैं, आप प्लेयर्स को एक अपना पूल बनाना चाहते हैं, ठीक है, बाबर आजम, रिजवान, शाहीन, अगर आप उन्हें रेस्ट दे रहे हैं इट्स ओके, लेकिन आप उसके बाद अपने प्लेयर्स तो बनाए। आपने हुसैन तलत को किस परफॉर्मेंस पे टीम में डाल दिया है। आप इसके अलावा देखें तो किसी प्लेयर की, शादाब खान की अपनी परफॉर्मेंस आप देखें, वो कभी 2 ओवर करके छुप रहे होते हैं, कभी वो कल अब आप देखें कि वो वैसे मैचेस में वो 4-5 नंबर पे बारी करते हैं। कल जब प्रेशर मैच था तो वो बहुत नीचे, मोहम्मद वसीम की भी बात बैटिंग करने आए। सलमान अली आगा का अपना रोल डिफाइंड नहीं है कि उन्होंने क्या करना है। फिर हमने हसन नवाज को सिलेक्ट तो कर लिया, लेकिन अब हम उसे 4 नंबर पे खिलाएंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में या उसे ओपन करवाएंगे। फिर साइम अयूब की इस पीएसएल में क्या परफॉर्मेंस थी। ठीक है, वो इंजरी से वापस आ रहे थे, उन्हें यहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रॉफी हो रही है, यहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है, आप उसको इधर खिलाते। आपने 7 ओपनर्स सिलेक्ट कर लिए हैं और वहां पे जाके वही होगा कि ओपनर्स खेलेंगे, वही 3 नंबर पे भी, वही 4 नंबर पे भी। और फिर आप न्यूजीलैंड वाली जैसे परफॉर्मेंस थी, आप एक मैच वो फ्लूका लग गया हसन नवाज के एक 100 की वजह से आप मैच जीत गए, उसके अलावा आप न्यूजीलैंड में 4 से सीरीज हारे। तो गॉड फॉरबिडन आई एम सीइंग के ये यहाँ पे जो बांग्लादेश आ रही है वो खुदा न खास्ता पाकिस्तान, ये जो स्क्वाड है इसके साथ बांग्लादेश शायद हमसे जीत जाए। तो स्क्वाड में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो प्लेयर्स निकाले गए हैं उनका कोई समझ नहीं आ रही कि क्यों निकाला गया है, और जिनको रखा गया जो है, प्लेयर डाले गए हैं उनका नहीं पता समझ आ रही कि उन्हें क्यों टीम में डाला गया। तो दिस इज कंप्लीट केओस। और दूसरा ये है कि एग्जैक्टली, और नसीम शाह की आप देख लें एग्जांपल कि नसीम शाह ने की एग्जांपल ली जा रही है कि बाबर, रिजवान और शाहीन के स्टैट्स इनसे बेहतर हैं। बीइंग बैटर्स एंड ऑलराउंडर ये उनसे बेहतर है, और पीएसएल परफॉर्मेंस का भी अगर मुवाजना किया जा रहा है तो कहा जा रहा है कि इनका होना बनता था बांग्लादेश के खिलाफ स्क्वाड में। मैं आपको सॉरी जी, वैसे अगर सुन पा रहे हैं तो इसी स्क्वाड सिलेक्शन के हवाले से ही बात की जा रही थी कि स्टैट्स जब मैयर किए जा रहे हैं तो कहा जा रहा है कि हारिस रऊफ और नसीम शाह की क्रेडिबिलिटी भी क्वेश्चनेबल है सिलेक्शन में, जो 16 लोग सिलेक्ट हुए हैं उसमें।
एग्जैक्टली मैंने यही बोला कि देखें हारिस रऊफ इस साल नहीं डाल सके और वही मैच जिस तरह 3 ओवरों में जब इरफान खान नियाजी ने आखिरी 3 ओवर में 48 चेज किया कराची की जानिब से, आपको याद होगा, तो उस मैच में भी इनकी परफॉर्मेंस ऐसी ही थी कि बिलो एवरेज परफॉर्मेंस थी। नसीम शाह की कोई खास 9 विकेटें उन्होंने ली हैं और उस तरह का इम्पैक्ट नहीं डाल सके, लेकिन मुबैना तौर पर जो हमारे नए हेड कोच हैं ये उनकी फरमाइश पर नसीम शाह को टीम में डाला गया है। अच्छा। और हम एक और चीज कहते हैं कि हमने प्लेयर्स बनाने हैं, हमने पूल बनाना है, हमने वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है। तो अगर आपने वर्ल्ड कप की तैयारी ही करनी है तो नसीम शाह और हारिस रऊफ की जगह आप अली रजा और उबैद शाह को डाल सकते थे, जिन्होंने पीएसएल में परफॉर्मेंस दिखाई है। यंगस्टर्स होने के बावजूद पेशावर ज़ल्मी के लिए और मुल्तान सुल्तान, हालांकि दोनों टीमें पहले ही राउंड से बाहर होगी, लेकिन उन 2 यंगस्टर्स ने बहुत अलग परफॉर्मेंस दी और विकेटें भी ली और रन्स भी रोके, लेकिन उनका नाम कहीं पे भी नहीं है। वही पुराने नाम कुछ अदल बदली होके वो आ जाते हैं और हमें ये कहा जाता है कि आपकी टीम बन रही है। हमने ये हमें याद रहना चाहिए कि हमने 2025 फरवरी में वर्ल्ड कप भी खेलना है T20 का। तो उससे पहले अगर आपके 3 मेन प्लेयर्स बाहर हों और आप परफॉर्मेंस के बगैर सिर्फ फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा हो तो फिर आपकी टीम वही ठीक है। बस ही साथ रहिएगा। जुल्कनैन शेख भी हमें ज्वाइन कर चुकी है, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। जुल्कनैन, वेलकम कहते हैं आपको। और अभी हम बात करें बांग्लादेश T20 स्क्वाड सिलेक्शन के हवाले से कि 3 मेन प्लेयर्स के नाम जो है खारिज किए गए हैं। बाबर, रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी, ये तीनों फॉर्मर कैप्टन भी रह चुके हैं और परफॉर्मेंस उनकी वनडे में बुरी थी, निकाला उनको T20 से गया है। क्या कहेंगे आप? जब भी आप T20 की इस नई टीम की सिलेक्शन को सोचेंगे तो आपको एक करैक्टर जहन में जरूर रखना चाहिए, वो पाकिस्तान टीम के नए कोच माइक हैसन है। उनकी अब इसमें इनपुट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां तक ये जो तीनों आपने नाम लिए, इनको हमने, आपको याद होगा कि न्यूजीलैंड के दौरान इनको ड्रॉप किया था और अभी भी यही इसको कंसिस्ट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं वसी भाई की बात से एग्री करूंगा। मैं आपको ये भी बताऊं कि ये हमारे पास पूरी यही फिल्म पहले चल चुकी है। मुझे यूं लगता है कि अभी जब बांग्लादेश की टीम आएगी उसके लिए तो हम कह रहे हैं कि हमने ये टीम बना ली, उसमें भी नसीम शाह को भी जो है माइक हैसन के कहने पर रखा गया है। सिलेक्शन कमेटी कुछ और चाह रही है, न्यू कोच कुछ और चाह रहा है। लेकिन अगर इनसे परफॉर्म ना हुआ तो फिर जब एशिया कप आएगा या वर्ल्ड कप आएगा T20 का, उस वक्त फिर कहीं हम रिवर्सल ना चले जाएं कि जी देखिए नए प्लेयरों ने कुछ नहीं किया तो हम रिजवान और बाबर को चांस दे रहे हैं, जैसा हमने 2023 के वर्ल्ड कप में किया। तो उस सेंस में ये अभी तक तो समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी क्या सोच रही है और ये नया कोच क्या सोच रहा है। बहरहाल ये जो 3 मैचेस होंगे बांग्लादेश के, इनको देख के लगेगा कि वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, किरण से भी बात कर लेते हैं। किरण, आपको भी यही लगता है कि स्क्वाड सिलेक्शन जो है जस्टिफाइड नहीं है और इससे आगे वर्ल्ड कप में मसाइल पैदा हो सकते हैं? पाकिस्तान टीम के मसाइल तो हमेशा से होते हैं और हर दफ़ा हर वर्ल्ड कप से पहले आप देख लें, चैंपियंस ट्रॉफी हो, वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो, उससे पहले पाकिस्तान टीम को ये मसाइल दरपेश होते हैं, दरकार होते हैं। लेकिन यहाँ पे PCBO जो सिलेक्शन कमेटी है उसको भी सोचना चाहिए कि आया एक टीम जो हम बना रहे, अगर हम मौका दे रहे हैं तो हमने इनको कितना चांस देना है। हमने 5 साल इन खिलाड़ियों को लेकर चलना है, 10 साल लेके चलना है, 4 साल लेके चलना है, उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली देखना है। तो फिर उस हिसाब से स्टैट जो डोमेस्टिक परफॉर्मर्स हैं उनको देखें। फिर हम सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे, मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि हम सोशल मीडिया के प्रेशर में आ जाते हैं, इंडिविजुअल अपनी चीज़ों को देखते हुए प्लेयर्स की सिलेक्शन करते हैं, फिर वो परफॉर्मेंस नहीं देते, फिर आराम से कह दिया जाता है जी हमने मौका दिया था नहीं कर सके, फिर पुराने प्लेयर्स को लेके आया जाता है। तो ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, हमें एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाना होगा। अगर हमने दुनिया की क्रिकेट को कम्पीट करना है, उनके साथ चलना है, तो फिर हमें एक लॉन्ग टर्म देखना होगा कौन से खिलाड़ी और उसकी विल के मुताबिक कि जो टेस्ट प्लेयर है हमें उसको टेस्ट में रखना चाहिए, जो वनडे का है वनडे में और T20 वाले को T20 में। ना कीजिए कि जो T20 में परफॉर्म करता है उसको हम टेस्ट में डाल देते हैं, जो टेस्ट में परफॉर्म करता है उसको हम वनडे में डाल देते हैं। तो ये हमारी टीम के एक्चुअल जो ग्रास रूट लेवल पे मिसाइल हैं, हमें पहले तो इनको सीधा करना होगा। फिर जहाँ तक आपने बाबर, शाहीन और रिजवान की बात की है तो कहीं ना कहीं ठीक है। किरण, कमिंग टुवर्ड्स टुमारोज फाइनल, ये बताइएगा कि कोयटा और लाहौर में से कौन जीतेगा? वक्त कम है, आखिरी मिनट है, प्लीज बता दीजिए। और आई विश की कोटा की टीम जीते। अब क्योंकि पहले तो हमारे आपको क्या लगता है कौन उभरेगा? इस्लामाबाद को कर रहे थे।
जुल्करनैन शेख, आपको क्या लगता है लाहौर कोयटा में से कौन जीतेगा? उनका टेक हम पहुंचा नहीं सके। किरण की ये विश है कि कोयटा जीते और मेरी ये विश है कि लाहौर जीते, और देख के फाइनल में क्या होगा। PSL X जो कि सबसे बढ़कर इस वक्त उभरा और कल उसका फाइनल होने जा रहा है। देखते हैं कि लाहौर वर्सेस कोयटा में कौन जीता है।